सो हेयर वी आर। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ओबियसली सेशन भी स्टार्ट हो गया और हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ दैट इज कार्बन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे चल के 11 12 पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके ऊपर आने वाली और ऑब्वियस टाइम का अच्छा खासा वीडियो होता है, तो इसलिए हम लोग जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड कंपाउंड्स को। तो कार्बन कंपाउंड्स में आप देखोगे तो कार्बन का नाम आ रहा है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। तो कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इट इज सी, कार्बन। अब जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6। अब 6 जो एटॉमिक नंबर है, अब इसके अंदर यहाँ पे देखो, अच्छा इसका एटॉमिक मास लिखा जाए सबसे पहले। एटॉमिक मास दैट इज 12। हाँ, अब जो मैंने एटॉमिक नंबर 6 की बात की गई, तो अब ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? अब हम लोग एक बार जरा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग देखते हैं कितने कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर आपको पता होगा कि K, L, M, N शेल्स होती है। ठीक है, शेल्स क्या होता है बेसिकली, एक N है, इसकी वैल्यू हो गई 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो शेल्स है बेसिकली ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस हो गया इलेक्ट्रॉन का, ये बाहर K हो गई शेल, ये बाहर L हो गया, फिर बाहर में N हो गया, KLM हो गया। तो ये ऐसे करके शेल्स के अलग अलग नाम है। ठीक है, हायर क्लास में जाएंगे तब ये फिर ऑर्बिटल्स में SP ऐसे करके ऑर्बिटल्स में बढ़ जाएंगे, वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो शेल्स है दैट इज KLM। ठीक है, पहली शेल का नाम है K, दूसरी शेल का नाम है L, तीसरी का नाम M, तो वही ABC की तरह आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब ये जो KLM शेल है उसमें पहली शेल है N, दूसरी शेल है L, K, पहली शेल है K, दूसरी शेल है L, तीसरी शेल है M और चौथी शेल है N। अब हम लोग पता कर लेते हैं इसमें मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं। उसका फॉर्मूला दैट इज 2n²। 2n² क्या है? यहाँ पे जो n है दैट इज इसका ऑर्बिटल नंबर, और वो सॉरी इसका ऑर्बिट नंबर। ठीक है, तो n के अनुसार पहला है K शेल, तो हम लोग K शेल का निकाल लेते हैं। K में कितने आए भाई? पहले में n की वैल्यू है तो ये 2 और 1 का स्क्वायर दैट इज 2। फिर उसके बाद L की बात करते हैं। L में कितना, कौन सा नंबर है और ऑर्बिट का? 2, तो 2 का होल स्क्वायर दैट इज 2 × 4 दैट इज 8। फिर उसके बाद M, तो M में क्या है? 2 है और उसके बाद ऑर्बिट का नंबर कौन सा है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 2 × 9 दैट इज 18। तो ये है मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर हो सकते हैं। अब ये निकालने का क्या हम सेंस है, यहाँ पे हम लोग अब कार्बन एटम का हम लोग देखते हैं कि कितने कितने शेल में होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे कार्बन एटम का न्यूक्लियस हो गया, उसके बाहर पहली शेल के अंदर आप डाल दो KLMN। ठीक है, दूसरा देखो पहली शेल के अंदर कितने हो सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 2 हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 है इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो पहले में 2 डाल देते हैं। यहाँ पे 1, ये 2, ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन का ये सिंबल भी इलेक्ट्रॉन्स का है। ठीक है, थोड़ी सिंबल यूज़ करने आता है। ठीक है, अच्छे से लगता है देखो, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये पहले भी शेल में जो K शेल है आपकी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उसके बाद दूसरे में कितने हैं? दैट इज 8 आ सकते हैं। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 देखो 6 है टोटल, 2 चले गए, अब तो 4 ही बचे, तो सिर्फ 4 होंगे। यहाँ पे 1 2 सॉरी 3 और 4, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ये L शेल के अंदर। तो ये कार्बन का कुछ बेसिकली जो एटम है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कार्बन एटम। अब हम लोग जरा देखते हैं कि जो कार्बन एटम है इसको आगे क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों इसने क्या बोलते हैं कंपाउंड फॉर्म करना स्टार्ट किया, क्यों सारी चीज़ें। तो देखो सबसे पहले हुआ क्या कि हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमने ग्रुप 18 देखा। ग्रुप 18 के अकॉर्डिंग भैया आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशियम, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर एक चीज़ देखिए यार, पहला जो हीलियम है इसके अंदर हो गए आपके पहले हीलियम तो 2 है, तो इसके पास तो सिर्फ 2 ही हुए। पर आगे जब देखोगे तो नियॉन के पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, नियॉन का क्या है? एटॉमिक नंबर 10। तो पहले में 2 हो गए, दूसरे में कितने? 8 हो सकते, तो दूसरे में 8 आ गए। तो उसके बाद फिर आर्गन का देख लो, तो पहले में आपके आर्गन का है 18, तो पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, 10 हो गए, अब 8 बचे, तो अगले में 8 आ गए। अब इसका है आर्गन का दैट इज 36। अब 36 की बात हो गई तो भाई देखो पहले में 1, दूसरे में 8, 10 हो गए, 10 हो गए, उसके बाद फिर अगले में ये कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। 18 अभी 10 और 10 और ये 10 हो गए और 28 हो गए, अभी 28 हो गए और उसके बाद 8 और बच गए। तो फिर 8 इसके आगे वाली शेल में, M शेल का अगर हम लोग फाइंड आउट करें, यहाँ पर N शेल का फाइंड आउट करते हैं। N जो होगा दैट इज 2 और यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर दैट इज 16 का स्क्वायर दैट इज 2 × 16 का स्क्वायर दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 8 ही आए क्योंकि बस आर्गन बस 8 ही थे। तो अब हमने एक चीज़ देखी यार, जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, जैसे ये जो है ना, ये सबसे बाहर में देखो शेल है,
ये तो दो अंदर में है ना, इसके बाहर में जो सबसे शेल है जहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा है उस सेल के अंदर, अब वो चाहे एक भरे हो, दो भरे हो, चार भरे हो, पाँच भरे हो, या 10 क्यों ना भरे हो, जितने आखिरी में भरे हो वो जिस ऑर्बिट के अंदर भरे, ये जो सर्कुलर बार है ना जिसके ऊपर मैंने ये पॉइंट नोट किए, ये ऑर्बिट है, इसके अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन भरे इसको मैं कहूँगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इससे ऑर्बिट को कहूँगा वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, तो इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, यहीं से ऑक्टेट रूल ड्राइव हुआ कि ऑक्टेट रूल ड्राइव हुआ, जो कि बेसिकली जो सिंपल सेंस करता है कंपाउंड्स कंप्लीट देयर ऑर्बिट, देयर compound try to have 8 electron in valence shell to reach stable स्टेट। बेसिकली आप यहाँ पे देखा गया कि जो 8 सब में आ रहे थे, अब बात यह है कि ये जितनी भी नोबल गैसेस है ये उस टाइम तक ना कोई रिएक्शन दिखा रही, ना कुछ दिखा रही, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मानी जा रही थी। तो अब आगे चल के रिएक्शंस हुई इनसे, बट ये उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मानी जा रही है, इसलिए मैंने कुछ इनिशियल का एग्जाम्पल लिया आपको, आगे चल के इनकी फिर रिएक्शंस होती है। तो उस टाइम तक जब ये सारी गैसेस मिली तो इनको देखा कि तो रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए यहाँ से ड्राइव हुआ कि जो कंपाउंड अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, वो स्टेबल नोबल ग्राफिक कॉन्फिगरेशन वाले को पहुंच जाएगा, और पहुंचने के बाद वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा और स्टेबिलिटी रीच आउट कर जाएगा, क्योंकि वो नोबल गैस कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि अभी नियॉन है, ठीक है, अब ये 2 8 है, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन पे पीछे पहुंच जाओ, अब बताओ कौन सा आता है। देखो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, इथीनियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फ्लोरीन यहाँ पे है जो कि 9 है। अब ये जो 9 है, अब मान लो कि इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ, तब तो ये 10 हो गया, और 10 जैसे ही हुआ इसके आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही, तो हमारा रूल कहता है कि वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन पहुंच जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। इसके कारण हमने वहाँ पर, क्योंकि उस टाइम तक ये गैसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, तो हमने मोटा मोटा ओपिनियन बनाया था कि यार ये जो गैसेस रिएक्ट नहीं कर रही ना, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 8 को पहुंच गया वो स्टेबल हो गया। तो इससे अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रूल ड्राइव किया कि जो भी एलिमेंट होगा वो अपनी 8 इलेक्ट्रॉन को रखेगा ताकि वो स्टेबल गैस कॉन्फिगरेशन पहुंच सके। अब कार्बन पे भी ये रूल अप्लाई होता है। तो कार्बन का देखो यार, जहाँ तक हमारा कॉन्फिगरेशन कहता है Kl 2 है, 4 है, अब 4 है तो उसको 8 पे पहुंचना है, तो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर देखो, ये जो है हीलियम ये भी 2 है, तो ये कार्बन ये भी तो हो सकता है कि ये चार्ज होकर के 2 पे आते, क्योंकि ये भी तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ही है। हाँ, ऑक्टेट रूल मैंने बताया आपको, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी है कि नोबल गैस का मेन देखो, तो जो हमारा सेंस बनता था क्यों ऑक्टेट रूल ड्राइव हुआ, क्योंकि वो जो है स्टेबल कॉन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट करता है कि 8 हो गए तो मतलब स्टेबल हो गया। सेम वे यहाँ पर, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को रीच करता था, बट यहाँ पर नोबल गैस तो हीलियम भी है, तो अगर आप बहुत छोटे एलिमेंट की बात करो तो वो तो भाई 2 पे भी बहुत सकता है, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हीलियम भी तो 2 है। तो सेम वे कार्बन के पास 2 ऑप्शन है कि या तो फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 कॉन्फिगरेशन पहुंच जाए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 और 8 पे पहुंच जाए, 2 और 8 पे पहुंच जाए। तब ये जो 2 और 8 पे पहुंचने वाली बात हो गई यार, वो गेन करके 4 इलेक्ट्रॉन 2 और 8 पे पहुंच सकता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि वो 2 लूज करके 4 करके वो 2 हीलियम के कॉन्फिगरेशन पहुंच सकता है, और यहाँ पे 2 गेन करके वो नियॉन की कॉन्फिगरेशन में पहुंच जाता है। ये काम हुआ कार्बन का। अब कार्बन के लिए तुम खुद सोचो यार, ये इतना सा इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा न्यूक्लियस है, अब इसको यार मैं कह रहा हूँ कि यार पूरा पूरा ऑर्बिटल गायब कर दो भाई, ये ऐसे फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसको इतनी तेज से न्यूक्लियस खींच रहा होगा, इतनी तेज से, यहाँ पे तो फिर भी रिपल्शन है, इसको तो भयंकर तरह से खींच रहा होता है, वो तो अंदर ही जाता जाएगा, ऐसे थोड़ा होता है, फिर तो बहुत अनस्टेबल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन पे वो न्यूक्लियस, जिसके अब देखो क्यों खींचा जाता है, ये भी देखो कि यहाँ पर जो है मैंने कॉन्फिगरेशन बताया आपको 6, ऊपर में मैंने आपको कॉन्फिगरेशन 6 बताया, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एट द सेम टाइम 6 प्रोटॉन भी है। भाई तो प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब तुम सोचो यार, 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो भाई उनकी तो हालत खराब हो जाएगी, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन पड़ गया, आप क्या कह रहे हो कि यार एक काम करते हैं, हम जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेते हैं। अब ये देखो फिर से वही बात हो गई, छोटू सा कार्बन है का न्यूक्लियस, उस पर तुमने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे रखे हैं, 4 को वैसे जैसे संभाल रहा था, अब उस पर तुमने और 4 डाल दिए, 1 2 3 और 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। अभी इतना छोटा सा न्यूक्लियस इतने सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन छूट जाएंगे, तो ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लग रहा। तो इन सब सिनेरियो के अंदर कार्बन क्या करता है, तो कार्बन इस कमी को अपना पूरा करता है
को वो नहीं रख सकता, या तो नहीं 4 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा नहीं रख सकता और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है। तब क्या करेगा कार्बन, वो एस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। सॉरी फॉर द कट, ठीक है। तो यहाँ पर जब होगा तब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, उसने इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो मान लो उसको एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, क्योंकि पहला ही एलिमेंट उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल नॉर्मल कॉन्फिगरेशन पहुंचेगा, एक और चाहिए तो ये कार्बन से ले लेगा, ये फिर एक कार्बन से ले लेगा, फिर ये इस कार्बन से लेगा, ये इस कार्बन से ले लेगा, तो ये C3 हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फिर बोला जाएगा कि सर ये तो फिर आपने देखा बोला था कि यार एक कार्बन का आइटम इतनी छोटा सा 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा। देखो इस बार क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये कार्बन का न्यूक्लियस है। अब क्या हुआ कि जो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को संभाल लेते हैं उसके लिए सबके पास एक कार्बन, देखो ये जब यहाँ पर अगर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड फॉर्म किया तो यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस भी इस एटम इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, और एट द सेम टाइम हाइड्रोजन का एटम भी अपने न्यूक्लियस के थ्रू इसको पकड़ रहा है। तो यहाँ पे शेयरिंग हो गई है, और शेयरिंग होने के कारण जब वो न्यूक्लियस क्या करेगा, कार्बन का न्यूक्लियस हाइड्रोजन न्यूक्लियस दोनों मिल करके दो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रहे हैं। तो इसके कारण कहीं ना कहीं वो अपने भी इलेक्ट्रॉन्स पकड़ पाएंगे और एट द सेम टाइम दूसरे जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स को भी पकड़ पाएंगे। तो इसके थ्रू कहीं ना कहीं वो दोनों मिलकर स्टेबल कॉन्फिगरेशन में पहुंच गए। कैसे, जैसे कि दो मिल गए तो ये 2 हो गया, कार्बन को भी भैया बढ़िया अपना ऐसे 4 स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिए, इसको भी 8 मिल गए, तो ये दोनों स्टेबल कॉन्फिगरेशन को पहुंच गए। और यहाँ पे देख लो जरा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, उसके बाद एक कार्बन, 3 तो तुम्हारे हाइड्रोजन हो गए और एक यहाँ पर तुम्हारा कार्बन हो गया। तो तुम्हारे जो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन है, जो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इनको पकड़ने के लिए एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन आ रहा है, तो ऑब्वियसली और तुम्हारा खुद का तो ऑर्बिटल है ही, तो ये इतना ज़्यादा आराम से, इतने सारे ऑर्बिटल जब न्यूक्लियस आ रहे हैं तो फोटो अट्रैक्शन लगाएंगे तो आराम से जितने भी शेड पेयर है वो आराम से उन इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेगा और इस तरह से कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। और यही जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज known as covalent बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कार्बन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, अपने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कार्बन यहाँ से फॉर्म कर लेता है, तो ये कार्बन जो है इस प्रॉपर्टी को जो फॉर्म करने के, चेन प्रॉपर्टी को फॉर्म करने इसको हम केटिनेशन कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म long chain is known as catenation। ये केटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, क्योंकि भैया कार्बन भाई साहब का जो पास है सिर्फ वो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। अब भाई जो शेयरिंग हो रही है उसके कारण इस कार्बन को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई, इसलिए ये कार्बन जुड़ता है। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने कहा ना, ये कार्बन से इसी से एक शेयर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कार्बन का एक और आइटम खाली में ये इसने से शेयर कर लिया, ये वाला खाली इससे कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो ऐसा करते करते कार्बन की एक लंबी चेन बना देता है। कार्बन की देखो बनाते जाओ यार, क्या प्रॉब्लम है, बनाते जाओ, एक ही तो इलेक्ट्रॉन शेयर करना, तो क्यों नहीं हो रहा, बाकी तुम हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देना, बाकी चेन तो फॉर्म कर सकते हो ना कितनी चाहो, सिर्फ एक ही पेयर तो शेयर हो रहा है ना इन दो कार्बन बीच में, तो बनाते जाओ, क्या प्रॉब्लम है, चेन बनाते जाओ। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरी पूरी चेन फॉर्म कर लेता है कार्बन, इसको हम केटिनेशन कहते हैं। क्या दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, क्या दूसरे एलिमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हमारा सल्फर कर सकता है, पर सल्फर का प्रॉब्लम क्या है कि भैया वो बड़ा भी तो है, इतना बड़ा, तो उसको तो पहले खुद ही फॉर्म करेगा, लंबी लंबी चेन है, उसका खुद का न्यूक्लियस है, दूसरे न्यूक्लियस से करेगा। भाई यहाँ पे तो छोटे छोटा कार्बन है, ये अपना न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है, दूसरे न्यूक्लियस पकड़ लेगा, हाइड्रोजन भी आ गया इसके पास स्टेबिलिटी भी कर लेगा, दूसरे कार्बन का है। तो ये दोनों के 4 न्यूक्लियस है, देख लो ना भाई, यहाँ पर न्यूक्लियस है, उसके बाजू में 2 एटम्स है, उसके इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाजू में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 2 कार्बन एटम, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, तो आराम से न्यूक्लियस उन बाकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा। अब तुम बात करो सल्फर की, भाई सल्फर का देख लेते क्या है आपका, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। अब देख लो भाई, ये तुम्हारा नियॉन 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन वाला है, खुद सोचो यार, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, उसके पास 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर हो गए आपके 4, 1 2 3 4, ठीक है, उसकी 8 हो गए एक्चुअली, 5 6 7 8, क्योंकि ये हो गया 16, तो 2 8 10 हो गए, और आपको और कितने 18 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 18 हो सकते हैं, 16 है तो 6 आ जाएंगे और, ठीक है, 2 8 10 हो गए और उसके बाद 6 बचे,
तो 6 आपके आखिर यहाँ पर हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब देख लो सल्फर का एक न्यूक्लियस अब इतने सारे कर रहा, अब इतनी लंबी चेन जब सल्फर की तुम फॉर्म करोगे तो भाई वो इतना हैवी हो जाएगा, आपस में ही अट्रैक्शन रिपल्शन इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि भाई वो टूट के अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन की न्यूक्लियस छोटा है, साइज छोटा है, इसलिए वो आराम से शेयरिंग करके एक प्रॉपर्टी शो होगा, दैट इज कैटिनेशन, कि वो अपने आजू बाजू वाले कार्बन से जुड़ जुड़ के कंपाउंड्स बना देता है। यही कारण है कि आप कार्बन को देखोगे तो कार्बन अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो आप समझ लो कि इतना बाकी सारे एलिमेंट मिलकर के जितने कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाते उतना अकेले कार्बन करता है, क्योंकि चेन पे चेन बनाया जा रहा है, दूसरे के साथ शेयरिंग करते जा रहा है। तो इसके कारण वो अब स्टेबल एटॉमिक गैस कॉन्फिगरेशन को पहुंचने के लिए ये करता है। अच्छा, कार्बन क्यों कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है या क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनता है? पहली बात तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन के बाद ना तो गिर सकता है ना तो वो एक्स्ट्रा ले सकता है 4, तो इसलिए वो कहता है कि भाई हम लोग शेयरिंग कर लेंगे, शेयरिंग भी कर लेगा तो दूसरे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फॉर्म इसलिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी, इसलिए वो कंपाउंड की चेन बनाता जाएगा। अब जो कंपाउंड इतनी लंबी भी चेन बना है, इतने कंपाउंड्स बना रहा है, उसके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं लुईस डॉस स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। रुको एक मिनट, ब्राइटनेस कम हो गई थोड़ी। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की तरफ। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले देखो हम लोग जो है ना बहुत बेसिक चालू करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रम के बारे में। अब हाइड्रोजन में आपको पता ही कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब तो सिखा चुका हूँ ना भाई, KNM तो इतना तो लिख ही सकते हो, 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब भाई इसको पहुंचना है हीलियम, इसके पास 2 है, कैसे होगा? बहुत सिंपल से, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये डॉट है ना इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये जो ये भी इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, हायर क्लास में यही यूज़ करते हैं आमतौर पे, क्योंकि आदत हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, लो मैं इसको वैसे भी लिख देता हूँ, ये लो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये ऐसा है, ये इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर दो, ये इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर दो। अभी बनाया था ना कार्बन का, भूल गए? ये न्यूक्लियस, ये बाहर में 1 2, उसके बाहर में 1 2 3 और 4, यही तो है। बस इसके ऑर्बिटल को मैंने लंबा कर दिया ताकि वो शेयर कर सके। अब बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हुआ जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यही आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, सीधा सा सिंपल सा कोवेलेंट बॉन्ड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड का, कोवेलेंट कंपाउंड का, क्योंकि कंपाउंड है H2 है, ठीक है। तो ये हो गया कोवेलेंट कंपाउंड, और क्योंकि ये दोनों शेयरिंग से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ये सॉरी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, जो कि हीलियम का मास होता है, ठीक है 4, ठीक है। हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहुंच गया, तो ये स्टेबल हो गया। अब इसके अलावा दूसरा कंपाउंड ले लो आप, जो हमारे बहुत पॉपुलर है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन भैया क्या करेंगे, नाइट्रोजन में क्या एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर याद है ना भाई? नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। पहली बात तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तुम्हारे लेवल पे लिख दो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो भैया सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। यहाँ पर सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन 15 होगा, फिर ये 16 हो गया, 17 18, वैसे भाई ये 9th क्लास में सीख के आना चाहिए था वैसे तो को फिर 20 हो गया, ठीक है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 18 17 16 15, ठीक है। देख लो अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूरे 20 एलिमेंट्स होगा, और ये याद कर लो, ठीक है, यही 20 एलिमेंट तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो लिख दिया, वो 2 कर लो, काम बन जाएगा। अभी हाई क्लास में पूरा करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो, हाई क्लास में अपना दिमाग भी वैसा हो जाता है कि अपने याद कर सके, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन N2 का जो है कैसे, मतलब अपन को आदत पड़ जाती है तो आराम से अपन याद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे N2 का देख लेते, तो नाइट्रोजन का क्या है 7 है भाई, तो KLMN शेल का देख लेते, पहले में कितने आ सकते हैं 2, दूसरे में कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, पर तुम पे तो 7 ही है, तो 7 रह जाएंगे। अच्छा 7 कैसे रह जाएंगे, तुम्हारे पे तो 2 यूज़ हो गए,
तो कितने बचे? 5, 5 हो गए, तो 5 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन है इसके पास, या तो ये 3 को एक्सेप्ट कर ले और नियॉन बन जाए, ठीक है, या तो फिर 5 को लूज कर ले और ये हीलियम बन जाए। 5 को लूज करना बहुत डिफिकल्ट है, इस पर 3 एक्सेप्ट कर ले तो सिंपल सा एक नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन आ गया, 1 2 3, और एक आउटर ऑर्बिटल है, किसी भी इलेक्ट्रॉन दिखाता है, ठीक है, हर पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाता, सिर्फ ये आउटर ऑर्बिटल 5 वाला जो सबसे बाहर है उसके दिखाने होते हैं। 1 2 बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो ये जो जब ऑर्बिटल बनाओगे ना, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन को गिनना, 1 2 3 4 5 7 8, देख लो इस एक के अंदर 8 है, 1 2 3 4, एक बॉन्ड के अंदर 2 गए, 5 6 7 8, 8 हो गए। अब ये जो बनेगा ये भी तो इसी को कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी इसका ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप कर गया एक तरह से, तो ये आपका है स्ट्रक्चर N2 का। अब हम लोग जरा मीथेन के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो है क्या बोलते हैं आपको, बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं इसके, क्योंकि ऑब्वियसली बायोगैस है तो बायोफ्यूल की तरह यूज़ होता है, खाना लाइटिंग में यूज़ होता है, गैस के लिए यूज़ होता है, अलग अलग टाइप के यूज़ हो सकता है। तो चलो हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गोबर गैस भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि गोबर गैस से जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा गैस का, वो मीथेन का होता है, ठीक है। CH4 है, कार्बन भैया 1 2 3 4, कार्बन का क्योंकि तुम देख सकते हो 2 4, इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन, डॉट से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन। एट द सेम टाइम हमारा जो हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है भैया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको आप रिप्रेजेंट कर दो क्रॉस से, तो ये हो गया आपका कार्बन का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप लगा दो एक क्रॉस हाइड्रोजन, यहाँ पे आप लगा दो एक क्रॉस हाइड्रोजन, यहाँ पे आप क्रॉस लगा दो, ये रिप्रेजेंटेशन है, छोटे में लिख रखा है पिछले पेज पे, ठीक है। हाँ कट हो गया था बीच में, थोड़ी नॉइज वाइज आ गई थी, ठीक है। अब ये देखो ये क्रॉस और इसका है, तो ये एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये क्रॉस इसका, ये भी एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये क्रॉस इसका, ये भी बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये भी बॉन्ड फॉर्म गया। अब ये ऐसे यहाँ पे आकर के अपना ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये देखो हाइड्रोजन ने क्या किया, खुद का तो इलेक्ट्रॉन का, उसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में रख लिया, और ये हीलियम का कॉन्फिगरेशन पहुंच गया जो कि स्टेबल है। उसके बाद सेम वे अब कार्बन कितने को रखेगा, 1 2 3 4, गिनने जाना, 5 6 7 8। अब देखो क्रॉस 1 2 3 4, 4 क्रॉस है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास हाइड्रोजन के, और खुद की डॉट 1 2, ये अंदर में, ठीक है, 3 4, तो टोटल 4 आपके पास खुद के इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो 4 खुद के और 4 हाइड्रोजन के, तो ये इसके थ्रू इसने कार्बन ने अपना स्टेट को पूरा कर लिया, दैट इज 8 8 8 2 और 8, दैट इज नियॉन की स्टेट, और हाइड्रोजन ने पूरा कर लिया, दैट इज एक ले करके +1 +4, इसने एक ले करके को शेयरिंग की वजह से की है, तो इन्होंने 4 हाइड्रोजन ने एक एक ले करके 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में पहुंच गया, दैट इज हीलियम। ये 4 हाइड्रोजन ऐसा किया और एक यहाँ पे कार्बन किया, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर है मीथेन का वो बन के रेडी हो गया। अब तो थोड़ा सजा से बनना है तो बढ़िया से ऐसे बना लो, देख लो भैया, एक क्रॉस, ठीक है, एक मिनट बढ़िया से बनाना है ना, ठीक है, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, भैया ये ऐसे, ये भैया ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, और ये कॉमन ऑर्बिट इसका कार्बन का। अच्छा कहीं कहीं मैं ऑर्बिटल कह रहा हूँ, देखो भैया हायर स्टडीज जब करोगे, तब हायर क्लास में जाओगे, ज़्यादा नहीं 11 12 में जाओगे, तो आपको पता चलेगा ऑर्बिटल क्या होता है एक्चुअली, उसके अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर डेप्थ में है, ऑर्बिट के अंदर होता है, इतना समझ लो, ठीक है। अभी एग्जैक्ट क्या है कि भाई वैसे तो एग्जैक्टली क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की सबसे मैक्सिमम वो होता है ऑर्बिटल, ठीक है, आराम से पढ़ लेंगे हायर क्लास में। अभी इसी इसको ऑर्बिट के बारे में मान लो, ये समझ लो जहाँ जहाँ ऑर्बिट है मैंने अभी तक कहा है उसमें आप ऑर्बिट को मान सकते हो, ठीक है। अब ये मीथेन की गैस में हमने बना लिया, मीथेन का ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब क्या सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड ही फॉर्म होते हैं? नहीं है, ऐसा तो नहीं है। NaCl का नाम सुना है? NaCl, तो NaCl में क्या है, यहाँ पे ये जो है ये Na+ है और Cl नेगेटिव है, ये तो सुना ही होगा, ये बेसिक चीज़ है। तो ये टेबल सॉल्ट है हमारा, तो जब टेबल सॉल्ट है जो Na+ और Cl नेगेटिव है। अच्छा ये Cl पॉजिटिव नेगेटिव का क्या लेन देन है? देखो भैया जब 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि ये +0 का 1 है, क्लोरीन में यहाँ पे नेगेटिव का 1 है, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए और ये NaCl बन गया जो कि स्टेबल है, क्योंकि प्लस वन नेगेटिव मिलकर 0 होगा, तो ये इसका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब ये +1 और नेगेटिव का क्या लोचा है, अब देखते हैं। सोडियम का आप लिख लो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 11 इलेक्ट्रॉन का, 11 इलेक्ट्रॉन 2 8 10 हो गए और 1 हो गया। और यहीं पर जो आपका Cl है दैट इज 2 8 और 17, 2 8 और 17 है, 17 इसका वो है, इसका ये है 11 और ये है 17, ठीक है 17, हाँ, तो ये हो गया 2 8 10 और यहाँ पर 7, ठीक है। 17 इसका एटॉमिक नंबर है, ये और ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है सोडियम और क्लोरीन में, ठीक है। अब यहाँ पर 2 8 1 है और यहाँ पर 7 है। अब इसको नोबेल कॉन्फिगरेशन पहुँचना है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका या तो एक लूज करके ये नियॉन बन जाए, या तो तुम 7 गेन कर लो और तुम बन जाओ आर्गन। यहाँ पे तुमका ऑप्शन है या तो एक गेन करके आर्गन बन जाओ, या एक यहाँ पर लूज करके
तुम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाओ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। ये यहाँ पे ये पॉजिटिव जो है ये लॉस करने का होता है, ठीक है, और जो नेगेटिव है वो गेन करने का रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आप बन जाओ आर्गन, ठीक है, और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन जब लूज करोगे तब आप बनोगे नियॉन, ठीक है। तो नियॉन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, दैट इज 7+, ठीक है। और नेगेटिव जो है दैट मीन्स 7 आप एक इलेक्ट्रॉन आप गेन कर लो, नेगेटिव 1 है दैट इज एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, तो गेन करोगे तो क्या बन जाओगे, आर्गन बन जाओगे। और 7 लूज कर दोगे तो बन जाओगे नियॉन बन जाओगे, ठीक है। सेम वे सोडियम क्या है, एक भाई तुमने अगर लूज कर दिया, ठीक है, एक अगर तुमने लूज कर दिया पॉजिटिव, तुम बन जाओगे भैया अपना नियॉन, ठीक है। और अगर तुमने 7 गेन कर लिए, ठीक है, गेन कर लिए -7, तो ये बन जाओगे आर्गन। अब क्या आसान है, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, सेम वे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो यहीं पे यहाँ पे क्या होता है, सोडियम का हम लोग रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं डॉट से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा क्रॉस से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब सबसे पहले यहाँ पर सोडियम के बना लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 आउटर शेल के बनाने, सारे नहीं बनाने, एक ही है, ठीक है। क्लोरीन का यहाँ पर तुम देख लो 7 होंगे, तो क्लोरीन के साथ है क्रॉस 1, क्रॉस 2, क्रॉस 3, क्रॉस 4, क्रॉस 5, क्रॉस 6, क्रॉस 7, 7 क्रॉस यहाँ पे हमने बना लिए, ठीक है। तो ये जो क्रॉस का हमने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया वो, और एक सोडियम का एक ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, और क्लोरीन यहाँ पर ले लेगा इसका एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया। जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ये इलेक्ट्रॉन है सोडियम का। सोडियम के पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का साइन बन जाएगा। यहाँ पे कोई ऑर्बिटल के अंदर आपके इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल बनेगी, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑब्वियसली हमने दे दिया ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर इस पर पॉजिटिव है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट, यहाँ पर एक ब्रैकेट, और यहाँ पे एक अट्रैक्शन हो जाएगा, और यही अट्रैक्शन रिजल्ट करता है हमारे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ये दोनों आयन है, Na+ और Cl नेगेटिव, ये दोनों आयन हो गए, ठीक है। इसको यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो अच्छे से, ठीक है, Cl नेगेटिव, तो ये आयन होगा, और यहीं से आयोनिक कंपाउंड, और यहीं से हमारा फॉर्मेशन हो गया इस अट्रैक्शन के कारण NaCl का, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, जिसमें से Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पर न्यूज डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट देख लिया, सोडियम आयनिक कंपाउंड्स को भी देख लिया और कोवेलेंट कंपाउंड को भी देख लिया। अब कुछ बात, अगला टॉपिक है दैट इज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है, देखो पहली बात तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 में टेट्राहेड्रल में शेयरिंग होती है, और ऐसे कर करके एक पिरामिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। और ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, मतलब अभी तो जितना ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। क्यों टफ होता है, क्यों भाई ऐसी स्टेबिलिटी है कि सारे बॉन्ड को फुलफिल है, बहुत होती है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट से एक माना जाता है, और स्टेबल तो ऑब्वियसली है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा आता है डेट इज ग्रेफाइट, ठीक है। अब ग्रेफाइट में क्या होता है, यहाँ पर जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 4, और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर सेम वे। अब जरा ये देखो, ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर भी अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया, अब यहाँ पे आप गौर से देखिए कि यहाँ पर जो आपका एक एटम है, इसने कितने कंपाउंड्स, कितने भी दूसरे कार्बन के साथ फॉर्म किए, एक हो गया, तो हो गया, ये वाला है, इसको स्टार कर देता हूँ 1 2 और 3। यहाँ पर एक एटम बाकी 3 के साथ शेयरिंग कर रहा है। अच्छा दूसरी बात क्या है, ये जो मैंने पॉइंटेड बनाई, ये क्या है, देखो बेसिकली यहाँ पर रिपल्शन के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक लेयर होती है, और लेयर क्योंकि मूव कर सकती है, इसके कारण कहीं ना कहीं स्लिपरी होता है, स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट ऑब्वियसली बढ़िया से लुब्रिकेंट के अंदर यूज़ किया जा सकता है, ऑब्वियसली हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि स्क्रिप्ट क्राफ्ट के अंदर यूज़ करके ऑब्वियसली हम कर सकते हैं वहाँ पे, बट हाँ अच्छा खासा है कि लॉन्ग पर्टिकुलर लुब्रिकेंट, बट हाँ कह सकते हो कि एक वो रहता है उसके अंदर की एक वो लुब्रिकेशन वाली क्वांटिटी रहती है, स्लिपरी है, लेयर्स है ना, तो स्लिपरी टाइप हो गया। दूसरी बात,
कि जो ऑब्वियसली उसको हम नॉर्मल लुब्रिकेंट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते कि आप सोचो स्पेसक्राफ्ट के अंदर यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ पे इतना सारे इक्विपमेंट्स है और क्यों क्यों नहीं कर सकते। अब ये भी वजह की बात है, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 कार्बन शेयरिंग हुई, पर कार्बन के तो 4 बॉन्ड बनते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो डीलोकलाइज होता है। और यही बात है कि वो डीलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, आगे चलिए हायर क्लास में पढ़ोगे, टेंशन मतलब। अभी इतना समझ लो कि मात्र वो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पूरे ग्रेफाइट के अंदर, वो घूम रहा है, इसी कारण यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आमतौर पे लुब्रिकेशन में स्पेशली स्क्रिप्ट फार्म में यूज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज अगर करोगे तो वहाँ पे ये कंडक्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी और स्पार्क करके ऑब्वियसली स्क्रिप्ट को डैमेज कर सकता है। अब लास्ट बचा हमारे पास, दैट इज कार्बन का जो सो हेयर वी आर। तो यहाँ पे 360 का स्ट्रक्चर बना रहा था मैं, ठीक है। तो ये फुटबॉल का स्ट्रक्चर एक्चुअली बनता नहीं, बट हाँ देखो इतना स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको बनाने कोई नहीं बोलेगा, बस स्ट्रक्चर समझ लो आप। 360 का स्ट्रक्चर होता है फ्लोरीन का, और ये कुछ ऐसा फुटबॉल टाइप दिखता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये जियोडेस्टिक डूम जो है उसके जैसे मैच कर देता है, और उसको किसने बनाया था, बंग मिस्टर फ्लोक ने बनाया था, इसी के कारण इसका नाम फ्लोरीन रख दिया गया। और ये अलग अलग वेराइटी होती है कार्बन के आइटम की, एलोट्रोप की, आप समझ लो, बट इसके सबसे कॉमन दैट इज 360, अभी तक रिसेंटली सबसे पहले डिस्कवर किया हुआ आपका है, ठीक है। बस यही पढ़ना था, बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप इतना याद रख लेना। ग्रेफाइट बाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, स्लिपरी होता है, डायमंड में आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड आपका लास्ट में फ्लोरीन का ये फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर होता है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।